आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता। इस हफ्ते एनएल चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। मैं फिर से इस हफ्ते होस्ट कर रहा हूं क्योंकि अतुल कर्नाटक चुनाव कवरेज के लिए गए हुए हैं और हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले खेल और जो खिलाड़ी ओलंपिक संघ के जो प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शारदा उग्रा। वो वरिष्ठ खेल जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। शारदा, आपका चर्चा में स्वागत है। दूसरे मेहमान हमारे साथ उमेश राय हैं। उमेश पटना के स्वतंत्र पत्रकार हैं और वो राजनीति पर और सामाजिक और विकास के मुद्दों पर खासतौर से बिहार को में फोकस रख के लिखते हैं। उन्होंने कई जाने माने संस्थानों के लिए लिखा है, वायर के लिए, मोंगाबे के लिए, डाउन टू अर्थ के लिए लिखते रहते हैं। उमेश, आपका भी एनएल चर्चा में स्वागत है। जी, शुक्रिया। और तीसरे मेरे साथ स्टूडियो में हमारे कॉलमनिस्ट आनंद वर्धन हैं। हेलो आनंद, कैसे हैं आप? नमस्कार। अच्छा, तो मैं इस हफ्ते की सुर्खियां फटाफट पढ़ देता हूं खास, हालांकि बहुत सारी सुर्खियां थी। हमारे प्रोड्यूसर ने मुझे 20 सुर्खियां भेजी, 1 घंटा तो सुर्खी पढ़ने में ही निकल जाता, पर 5-6 मैं पढ़ देता हूं जो खास खास मुझे लगी। पहली तो कल खबर थोड़ी खुल कर आई। बुधवार को हुआ था ये हादसा, 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में एक माओवादी हमले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 जवानों की मौत हो गई। 10 जवान मारे गए और इस हमले को पिछले 2 साल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। ये सुकमा और बीजापुर जिले के बॉर्डर पर हुआ और बाकी अभी इसमें डिटेल आना बाकी है, पर इतना ज़रूर पता चला था कि 50 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। इनमें से 5 मृतक जो हैं वो ऐसे जवान थे जो नक्सली जीवन छोड़कर सिविलियन लाइफ में और मतलब सुरक्षा बल का हिस्सा बने थे। दूसरी सुर्खी पंजाब से। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वयोवृद्ध नेता थे प्रकाश सिंह बादल, उनकी 95 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। वे 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मृत्यु के वक्त वो मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में थे। उनके परिवार से और उनके जितने भी समर्थक हैं उनसे हमारी सहानुभूति। तीसरा विषय आज हमारा बातचीत का विषय भी है पहला। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय ओलंपिक संघ के महिलाएं, खासतौर से महिला पहलवान और पुरुष पहलवान भी फिर से धरने पर बैठ गए हैं। और आपको याद होगा कि जनवरी में भी ये प्रदर्शन हुए थे और उसके बाद सरकार ने कमेटी का गठन किया था, उसकी एक ओवरसाइट कमेटी भी थी। लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि एक तो वो जो भी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है उससे सेटिस्फाई नहीं है। फिर 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर भी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिर अपना हाथ डाला है और वो इस पर अब नज़र डाल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से एफिडेविट भी फाइल करने के लिए कहा है। अगली खबर बिहार से, जो ये भी आज हम इस पर बात करेंगे। 1994 में ड्यूटी पर एक डीएम थे जी कृष्णैया। उनकी हत्या के अभियुक्त थे पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन सिंह। उन्हें बिहार सरकार ने रिहा कर दिया और उनकी रिहाई इसी महीने जेल मैनुअल के नियमों में एक बदलाव के बाद हुई। और इसके बाद जो कृष्णैया जो हैं दिवंगत, उनकी पत्नी और आईएएस बॉडी ने इसका कड़ा विरोध किया है। इसका राजनीतिक विरोध लेकिन उतना नहीं हो रहा, लेकिन हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगली खबर पंजाब से। रविवार को अमृतपाल सिंह आखिरकार पकड़ा गया। पाल को मोगा के रोड़े गांव से गिरफ्तार किया गया और ये सब काम शांतिपूर्ण निपट गया और फिलहाल उसे असम भेज दिया गया है और वो डिब्रूगढ़ जेल में उसको रखा गया है। अब उस पर मामला चलेगा और इससे पहले उनकी पत्नी लंदन जा रही थी, उनको भी पुलिस ने रोक लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। कम से कम ये सांत्वना है कि सब शांतिपूर्वक फिलहाल निपट गया गिरफ्तारी का मामला। अगली खबर, राहुल गांधी फिर से वापस आ गए इस बार हफ्ते खबरों में।
मानहानि के मामले में निचली अदालत ने उनकी जो अपील उन्होंने की थी उस निर्णय के खिलाफ, उसको खारिज कर दिया सूरत की निचली अदालत ने, और कन्विक्शन पर स्टे भी नहीं लगाया। तो यानी अब वो सांसद नहीं हैं। और श्रोताओं को जो भी थोड़ा खबरों वबरों को देखते हैं, इस हफ्ते उन्होंने अपना घर भी दिल्ली में खाली कर दिया था। इस पर ताज़ा खबर ये है कि अब राहुल गांधी इस निर्णय के खिलाफ अपील करके हाई कोर्ट जा रहे हैं गुजरात के, और अब इस पर गुजरात का हाई कोर्ट देखेगा कि ये मामला, उनके कन्विक्शन स्टे किया जाए या नहीं, या उसको बने रहने दिया जाए। आखिरी सुर्खी सूडान से, जहां पर सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस की हिंसा जारी है। तो भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन कावेरी मेरे ख्याल से अभी भी जारी है, पर अभी तक इसमें 530 भारतीयों को निकाला जा चुका है वहाँ से सुरक्षित। ऑपरेशन के तहत सऊदी अरब के जेद्दा शहर में इस समय अस्थायी फैसिलिटी बनाई गई है, जहाँ मिलिट्री हवाई जहाज़ जो हैं एयरफोर्स के, वो भारतीयों को लाकर छोड़ रहे हैं। श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ज़रूर बता दूंगा, सूडान में हिंसा में अब तक 400 से ऊपर लोगों की मरने की खबर आई है, लेकिन ये नंबर अभी पक्का नहीं है, क्योंकि सब जगह से एक तो खबर नहीं आ रही और लगातार अपडेट हो रहा है। और वहाँ पे जो अंदरूनी हिंसा है, वहाँ पे काफ़ी बुरे हालात थे, खासतौर से भूखमरी के, जिसकी वजह से शुरू हुई। बातचीत शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। अभिनंदन मई में लंदन जा रहे हैं एक कॉन्फ्रेंस में, और 13 मई को वो लंदन में एक सब्सक्राइबर मीटअप रखेंगे। अगर आप उस समय लंदन में हैं और उनसे मिलना चाहते हैं तो subscription@newslaundry.com पर हमें मेल कर दें, और हमारा सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है मिलने के लिए। तो अगर आप अभिनंदन से मिलना चाहते हैं तो इस पर आप मेल कर सकते हैं। तो हम अपने पहले विषय की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने सुर्खियों में जिक्र किया कि भारतीय ओलंपिक संघ के पहलवान फिर से जंतर मंतर पे धरने पर बैठ गए हैं, और उन्होंने FIR भी दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आ गया है। और अभी रिकॉर्डिंग से पहले शारदा ने जिक्र किया कि नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा ने भी पहलवानों के समर्थन में ट्वीट किया है। तो शारदा, मैं सबसे पहले आप ही की टिप्पणी इस पर लेना चाह रहा था कि एक तो इतने जघन्य आरोप के बाद भी भाजपा ने ब्रजभूषण को किनारे नहीं किया, उनकी पत्नी और उनका बेटा आगे हो गए। एक तो ये हमारी राजनीति के बारे में, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी जो खेल संस्थाएं हैं, जो खेल संघ हैं, उनके प्रबंधन के बारे में क्या कहता है कि अगर गोल्ड मेडलिस्ट का ये हाल है तो साधारण खिलाड़ियों का तो क्या ही होगा। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि राजनीति ने हमारे खेल को ऐसे उसके ऊपर बिल्कुल धावा बोल दिया काफ़ी साल पहले, और पूरा कंट्रोल किया है तब से। और जब ये बात होती है तब राजनीति के जो मंच में होते हैं बड़े-बड़े नेता, जब वो इस चीज़ में आ जाते हैं और उनके साथ जो भी आरोप लगे, वो आरोप जैसे बेबुनियाद साबित करने के लिए पूरी उनकी पार्टी, जो भी पार्टी हो, वो बस टूट पड़ेगी उनके ऊपर। ये बीजेपी के लीडर हैं बृजभूषण शरण सिंह। कई साल पहले कांग्रेस के लीडर होते थे, और बहुत सारी जो खेल संस्थाएं हैं, उनमें 40 साल, 20 साल, 12 साल जितने भी गुजार लिए। तो जो भारत की जो खेल संस्था है, जो भारतीय ओलंपिक संघ है, उनका जो गवर्नेंस मॉडल है वो बिल्कुल टूटा हुआ है, क्योंकि राजनीति ने उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है। और ये देखा जा रहा है कि जब खेल और राजनीति की टक्कर होती है तो राजनीति जीतती है, तो सत्ता जीतती है। और ये जो पहलवान है, इनके साथ यही हो रहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इसके पहले, इस हादसे के पहले, इन्होंने जो धरना दिया है, कभी किसी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ऐसे एकजुट बैठ के ऐसे जो धरना दिया है और कहा है कि हमें इनसे हमें आप प्लीज इन्हें निकालिए, तो पहले कभी ये हुआ ही नहीं है। भारतीय खेल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि खिलाड़ियों ने कहा कि हमारी संस्था को तो चलाते हैं, हमको नहीं चाहिए। इन पे बहुत बड़े-बड़े आरोप लगे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि
ये जो हो रहा है ये कभी पहले भारतीय खेल में हुआ नहीं है। जैसे खिलाड़ियों ने अपनी आवाज उठाई है, जो 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 बहुत ही मैं मेरा मेरी हिंदी कोलैप्स हो जाती है कभी कभी। कोई बात नहीं, बहुत आप ही अंग्रेजी भी अ, इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, वो नहीं, बहुत ही गजब की बात है कि ऐसा हुआ है। क्योंकि जब तक भारतीय खिलाड़ी अपना अपनी संस्थाओं का उन्होंने वो खुद अपना कब्जा नहीं करेंगे, हम चलाएंगे संस्थाएं और हम ये राजनीति के बगैर चलाएंगे संस्थाएं, तब तक ये सब होता रहेगा, ये सब आता रहेगा। पिछले साल एक साइक्लिस्ट ने कोच के बारे में कंप्लेंट किया, तो कोच के बारे में कंप्लेंट्स हुए हैं, साइकिलिंग में हुए हैं, हॉकी में हुए हैं, यॉटिंग में भी एक कुछ कंप्लेंट हुँ। आया था। लेकिन अपने जो फेडरेशन है उसके बॉस के खिलाफ किसी ने ऐसी कंप्लेंट नहीं की है, जो एथलीट्स के। ये नहीं कि चुनाव होने वाले हैं तो हम भी खड़े हो रहे हैं। अच्छा, तो जो ब्रिजभूषण के जो लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं, इन्हें तो कब्जा चाहिए, रेसलिंग फेडरेशन का कब्जा चाहिए, इसलिए वो सब हो रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं मई में। मेरा यही कहना है कि चुनाव तो, अगर किसी खिलाड़ी को जो मेडल जीता है उसको अगर अपना अपना राजनीतिक उसको अपना करियर बनाना है तो बहुत आसानी से बन जाएगा, मुश्किल नहीं है। ये सब करने की जरूरत है ही नहीं उनको, बहुत आसानी से हो सकता है। आप यही देखते हैं, आप मैरी कॉम को देखिए, पीटी उषा को देखिए, बबीता फोकट को देखिए, गौतम गंभीर, तो उनको मुश्किल नहीं होगी लेकिन इस आदमी के खिलाफ इन्होंने जो आरोप किए हैं वो बहुत ही गंभीर है। और आप वो देख रहे शारदा, हैं कि क्या होता है। हाँ, कि न- हाँ। आपने जो बात कही, देखिए, एक तो मैं अपने सवाल से पहले ये कहना चाहूँगा कि ये विक्टिम्स को गैस लाइट करना जिसे कहते हैं, उसका बहुत आसान तरीका होता है कि नहीं नहीं, ये तो इस वजह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या अब पहले क्यों नहीं बा रहा है। वो तो मतलब वो बातचीत का मुद्दा होना भी एक तरह से, टेक्स्ट बुक। हाँ। हाँ, उसको नीचे गिराना है स्तर को, बातचीत को। लेकिन आप लंबे समय से खेलों के विषय पर रिपोर्ट करती रही हैं। मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जैसा आपने उदाहरण दिया कि चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता रहे हों, एक बार वो जब अंदर घुस जाते हैं तो वो बिल्कुल उसे अपनी हुकूमत टाइप बना लेते हैं। तो आप अगर हमारे श्रोताओं को और हमें बता सके, क्योंकि मैं खेल रिपोर्टिंग में इतना हूँ नहीं, खेल आमतौर पे मेरी रुचि का विषय होते नहीं तो लेकिन ये एकदम कब्जा कैसे कर लेते हैं? जब ब्रजभूषण सिंह, ठीक है, वो सांसद है, और लंबे समय से 5 बार का सांसद है, बाहुबली है, लेकिन फिर भी भारतीय ओलंपिक संघ पे एकदम कब्जा कैसे हो गया? ऐसी कहानियां हमें क्रिकेट में भी सुनने को मिली है, और खेल अधिकतर पुरुष प्रधान ही रहे हैं, है ना? तो अगर गोल्ड मेडलिस्ट का और मशहूर खिलाड़ियों का ये हाल है, तो आप हमारे श्रोता को बताइए कि एक तो ये कब्जा कैसे हो जाता है, और अंदर खाने आपको क्या खबरें मिलती हैं कि लड़कियों को किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है? ये जो नेताओं का जो कब्जा है ये इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत साल पहले, जैसे 1950 1960 में सरकार ने हमारा जो भी खेल का जो पूरा जो जो स्ट्रक्चर है वो सरकार की सपोर्टेड है, कि उनके जो आपकी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, पेट्रोलियम में या बैंक्स, वो उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ियों को नौकरियां देंगे, हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट आ गई इसमें। गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो जो खिलाड़ियों ने कहा ठीक है। और उस समय 1940 1950 1970 में पैसे नहीं होते थे इतने ज्यादा स्पोर्ट में, लेकिन आते थे लोग कि चलिए हम करें बिजनेस। जो बिजनेस के बड़े बड़े जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने भी पैसा दिया है इंडियन स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने में। लेकिन जब आप जो भारतीय ओलंपिक संघ है और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वो भारतीय ओलंपिक संघ बिल्कुल टॉप जो है पेरेंट बॉडी है, और जो रेसलिंग फेडरेशन उनका सब्जेक्ट बॉडी है। लेकिन इस सिलसिले में, इस किस्से में जो हो रहा है कि भारतीय कुश्ती संघ जो है हम्म। उसका राजनीतिक दबाव इतना है कि ओलंपिक संघ कुछ करेगा नहीं, क्योंकि ये सरकार जो सरकार जो सत्ता जो सत्ता में है वो चला रहे ओलंपिक संघ, रेसलिंग फेडरेशन, सब कुछ भारतीय खेल चला रहे वो। और पहले जो होता था कि वो अपने जैसे वो गुड़िया बनाए रखते थे कि हाँ ये इस स्टेट में ये होगा, उस स्टेट में वो होगा, वो बहुत होते। जो जो वीके मल्होत्रा थे वो 40 साल के लिए आर्चरी फेडरेशन के बॉस रहे हैं वो। हम्म। तो ऐसा होता है तो उनको लगता है ठीक है, उनको
मुझे लगता है वो स्मॉल प्लेजर्स उनको मिलते हैं कि वो इंटरनेशनल फंक्शन में जाते हैं, खिलाड़ी उनके पैर छूते हैं, वो जो सब चलता है उन्होंने बनाई हुई है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं स्टेडियम बनाने के, उसमें पैसा भी है। तो ये जो ये बिल्कुल एक जैसा कहते हैं स्कूल जो नेता लोग स्कूलों में जैसे वो इन्वॉल्व है, वैसे खेल में ही इन्वॉल्व है कि चलो यहाँ भी कुछ हमारा स्टेटस बढ़ेगा। और खेल से जो होता है ना कि इमीडिएटली लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। कि आप सोचिए कि जय शाह 2-3 साल पहले उनके बारे में कोई बातें नहीं होती थी। आज एवरी डे, हर डे उनके प्रेस रिलीजेस आते हैं। जो भी थे जगमोहन डालिया, एन श्रीनिवासन। स्पोर्ट्स में जब कोई भी आता है तो उनका जो प्रोफाइल होती है वो 10 गुना, 100 गुना बढ़ जाती है। तो वो भी नेताओं के लिए अच्छा होता है। जो ब्रिजभूषण थे वो खुद में पहलवान होते थे, वो खुद पहलवानी करते थे। और अच्छा। लोग उनके बारे में कहते हैं कि जब उन्होंने, क्योंकि वो बिल्कुल बाहुबली है, तो वो कहते हैं कि जो पहले होता था कि कुश्ती में आके लोग गन चलाते थे और रेफरी को कहते थे आप इनको जिता दो, उनको जिता दो, वो सब ठीक हो गया है। लेकिन आप ये सोचिए कि 2020 के बाद जो विमेन्स जो रेसलिंग और बॉक्सिंग में जो खिलाड़ी आई हैं, उनकी मुश्किलें अब इस उसमें आई है कि वो मर्द होते हैं जो जिनके पास पावर होता है, मर्द होते हैं, कोच होते हैं, सालों तक कोच होते हैं। और उनके जो परफॉर्मेंस होती है, मेडल वेडल तो पहले ज्यादा मिलते नहीं थे हमको, लेकिन वो कोच नहीं बदला जाता है क्योंकि वो कोच होता है फेडरेशन के बॉस का आभारी। तो ये पूरा साइकिल चलती रहती है, उनका एक क्लब रहता है, वैसे उन्होंने किया है। अब क्योंकि राहुल मेहरा का आप जानते हैं, वो आईओए और सारे भारतीय फेडरेशन के अगेंस्ट उन्होंने केस किया है। वो ये चाहते हैं कि उनके जो टर्म्स हैं, उनके इलेक्शन के टर्म्स हैं, वो आप सिर्फ 2 टर्म करें या 3 टर्म करें, वो सब कोर्ट में झगड़ा चल रहा है। लेकिन फिक्स कर ये जो दिए जाए, यानी क्या क्या आपने फिक्स कर दिए जाए कि इससे ज्यादा वो हाँ टर्म हाँ नहीं होंगी। तो हाँ। ये देखिए कि जो भी फेडरेशन के खिलाफ कुछ कोर्ट में होता है, एक चीज दो चीजें हैं जो बहुत उनके उनके सामने उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो है टेन्योर और वो है एज लिमिट, कि आप 70 साल से बड़े हो गए, आप नहीं हो सकते प्रेसिडेंट या जो भी है फेडरेशन के, या आपके इतना टर्म लिमिट होगा। तो बीसीसीआई ने ये टर्म टेन्योर के पीछे इतना झगड़ा किया, क्रिकेट के पीछे उन्होंने उनको कुछ ज्यादा वो नहीं हुआ कि वोट कौन देगा हमको। तो उन्हें ये लगता है कि देखिए प्रधानमंत्री हो सकते हैं 20 साल के लिए, हम क्यों नहीं हो सकते। हाँ, तो हमारे संविधान में, भारत के संविधान में टर्म फिक्स तो नहीं है प्रधानमंत्री की, तो हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। यही होता है ना कि ये उनका थोड़ा सा जो हुकूमत, ये उनकी थोड़ी सी जागीर है, तो उसमें दिखाए अपना पावर। लेकिन जब हमारे एथलीट्स का परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़ गया, जब ये प्राइवेट बॉडीज जो आ गई, उन्होंने कहा नहीं हम पैसे देंगे, हम जो मित्तल या गो स्पोर्ट्स या ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट आया, तब जो फेडरेशन वालों को लगा भाई हमारी इंपॉर्टेंस कम हो रही है। और तो ये सब चलता रहा। ब्रिजभूषण ने भी यही कहा है कि हमारे खिलाड़ी जो है इन प्राइवेट बॉडीज के साथ वो नहीं करें। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका जो इंपॉर्टेंस होता है वो कम हो जाता है। और आप देखिए जो ये सिर्फ रेसलिंग की बात या कुश्ती की बात नहीं है, जो सभी जैसे छोटी उम्र के, आप सोचिए 13-14 साल के जो अगर स्पोर्ट्स में सीरियस जो स्पोर्ट्स में आए, उनको तो कोच तो उनका जैसे भगवान होता है, वो उनकी बात मानते हैं। अभी थोड़ा बदल रहा है यहाँ का जो जो कल्चर है कि कोच थोड़ा रिस्पेक्ट दे सकता है एथलीट को, लेकिन ज्यादातर जो जो अगर लड़के लड़कियां गांव से आते हैं या छोटे शहरों से आते हैं, उनको इतना आत्मविश्वास नहीं होता कि अपने कोच से कह के आप मेरे सामने ऐसा बर्ताव ही नहीं कर सकते। और जो सारे फेडरेशन हैं, सारे नहीं, मैं कहूंगी जो मैं परसेंटेज करती रहती हूँ इसमें, मेरे ख्याल से 85 और 90% जो फेडरेशन हैं वो बहुत खराब मैनेजमेंट और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है उनकी। तो आप सोच लीजिए, जो सब आते हैं वो जैसे बच्चों पे दादागिरी करते हैं। हमको ये नहीं पता कि क्योंकि लड़कियां कंप्लेन नहीं करती कि हैरेसमेंट या बुलिंग जो जिसको कहते हैं, कि कितने आपको उदाहरण मिलेंगे ट्रेनिंग में या जो 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 डेली होता है सिलेक्शन में। कई जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके पेरेंट्स या मदर्स को कहा जाता है कि अरे यू स्पेंड अ नाइट विद सो एंड सो और आप हम आपके बच्चे को सिलेक्ट कर लेंगे। ये क्रिकेट में हमने सुना है। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं क्योंकि जो नेताओं ने या जो भी ब्यूरोक्रेट्स भी हैं काफी सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व, उन्होंने ये अपना जैसे फिक्स करके रखा है कि हम
प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस नहीं एनकरेज कम करें। हम बाहर से लोगों को नहीं लाएंगे हमारे फेडरेशन में जो ये कहें कि सर आप तो सिर्फ बाहर की चीजें देखिए, हम डेली फंक्शनिंग देखेंगे कि ये होना चाहिए जैसे कंपनियां चलती हैं। पूरी हम्म। दुनिया में यही चीज जो जो एडवांस्ड कंट्रीज होती है स्पोर्ट्स में, प्रॉपर उनके प्रैक्टिसेस ठीक होते हैं। और एक चीज और मैं कहूंगी, मैं काफी ज्यादा देर के लिए बोल रही हूँ, कि आप ये सोचिए कि यूएस में जिम्नास्टिक्स का डॉक्टर था, उस उन्होंने 30 साल, अब जो हम्म। लड़कियां उनके सामने खेलती थी उनका केस आया था, लेकिन वो अब वो जेल में है, उन्हें जेल में भेज दिया गया है बिकॉज ऑफ सेक्सुअली हैरेसिंग एंड अटैकिंग एंड मोलेस्टिंग मोर देन 200 एथलीट, लेकिन वो जेल में है अब आप ये सोचिए कि जो उनके जो केस आए थे, जो यूएस में केस आया था, वो ठीक से हुआ था, वो अरेस्ट हुए थे, चार्ज हुआ था, ये सब। अब यहाँ देखिए तो पूरी दुनिया कह रही है नहीं नहीं ये लड़कियों की तो कुछ उन्होंने कुछ गड़बड़ किया, वो किसी और वजह से आए हैं। नहीं, मैं यही जिक्र करने वाला था कि आप तो जहाँ जिन देशों में, जिन्हें लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, लेकिन जिन देशों में खुला पारदर्शी सिस्टम है, कानून व्यवस्था कहीं बेहतर है, चाहे वो यूरोपीय हों, और अमेरिका का एग्जांपल है, वहाँ भी कितने ही मामले आए हैं कि कोच इतनी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में होता है कि वो अपने जो शिक्षार्थी होते हैं, उसके खिलाड़ी यंग, उनको कई बार अब्यूज़ के केस सामने आए हैं। आनंद, मैं आपसे भी जानना चाह रहा था, इस केस में जब ये दोबारा खिलाड़ी उतरे हैं, तो खिलाड़ी तो कह ही रहे हैं कि देखिए कोई एक्शन नहीं हुआ, हमें कमेटी पे भरोसा नहीं है, हम इसलिए उतरे। लेकिन मैंने कई भाजपा प्रवक्ताओं को भी देखा कि, और उनका कहना था कि भाई सरकार जितना कर सकती थी उतना किया हमने हमने एक कमेटी बिठाई, एक कमेटी आईओसी ने भी बिठाई, और कमेटी की रिपोर्ट आई, और ये लोग हमारे सामने आने के बजाय फिर प्रदर्शन पे चले गए। तो पहला तो ये कि सरकार या मतलब प्रशासन और कुछ भी कर सकता था क्या, और दूसरा ये कि इसमें आपके जो भी विचार हो, लेकिन कई बार ये भी तर्क दिया जा रहा है कि आप ये भी देखिए कि इनकी अध्यक्षता में कितने मेडल आए, और ये बहुत बार रिपीट हुई है बात। तो इस बात के पीछे क्या तर्क है, मुझे तो समझ नहीं आया, अगर आप बता पाएँ। लेकिन मेन बात ये है कि सरकार क्या कर सकती थी, और इसमें प्रशासन क्या कर सकता था। उम, इसमें एक तो जो 6 मेंबर की ओवरसाइट कमेटी थी जिसने 5 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इन पहलवानों की एक मांग ये भी है कि उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। तो उसके डिटेल्स शेयर नहीं हुए हैं, उसके अपने प्रोसीजरल चीज़ें होंगी, लेकिन शायद पारदर्शिता का ये जो एक मापदंड होता है कि उसे पब्लिक किया जाता है उस रिपोर्ट को। और खेल मंत्री ये भी बोल रहे हैं कि मैंने 12 घंटे बात की और ये वगैरह, तो अपना पक्ष रख रहे हैं। जैसा शारदा बता रही थी, ये खेल मंत्रालय के लिए भी एक अनप्रेसिडेंटेड टाइप का सिचुएशन है जब खिलाड़ी जो है गोलबंद हुए हैं। तो एक एकजुटता दिखाई है, जो एक है प्रशासनिक जो इंडिफरेंस एक है उसको लेकर। तो मेरे ख्याल से सरकार ये समय रहते हुए तय नहीं कर पाई कि जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह का होना चाहिए, और एक राजनीतिक कद जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह का है भी, तो वो पॉलिटिकल लाइबिलिटी कब बन गए हैं। हाँ। तो एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी जब इस तरह का जो व्यक्ति बन जाता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा उससे एक दूरी बना लेती हैं। वो रिस्पांस मैकेनिज्म में एक गैप अभी है। और जहाँ तक कानूनी पक्ष है कि एफआईआर को लेकर, तो एक ललिता कुमारी केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक सेटल्ड लॉ है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कंप्लेन है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तत्काल। तो पुलिस का इसमें, दिल्ली पुलिस का तर्क है कि इंक्वायरी के बिना जो है एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोर्ट आदेश दे तो हम कर देंगे। तो कोर्ट ने कहा है कि एक एफिडेविट जो है आप फाइल कीजिए। तो एफिडेविट फाइल कीजिए कि अभी तक क्यों नहीं किया गया है। तो एक तो है कि एफआईआर फाइल होना वो एक प्रोसीजरल चीज़ है, वो हो जाएगा। तीसरी बात जो है इसमें, जो जिसका शारदा ने भी उल्लेख किया कि एक तो जो इसमें कोच और खिलाड़ी का जो रिलेशनशिप है, और कुश्ती में जो कि
एक हायरार्की ऑफ रेवरेंस है, एक वे ऑफ लाइफ माना जाता है जो गुरु शिष्य परंपरा की, वहाँ और भी ज़्यादा इसका महत्व है। हाँ और जैसे कि कई बार जो है आप अखाड़ों में जो पहलवान को पहलवान जी बोलते हैं, हाँ उनके नाम जी से भी नहीं जी बोलते हैं। तो इसमें जो ये रेवरेंस की हायरार्की है, उस वजह उसके बावजूद खिलाड़ियों का ऐसा आना, तो ये और भी जो है उस जो है जो एक पहले साइकी पेट्रोनेज का बना हुआ था, एक जो नेचुरल ओबीडियंस का बना हुआ था, उसको और ध्वस्त करता है, क्योंकि ये अंतिम खेल है जिससे इस तरह के विद्रोह का उम्मीद की जा सकती थी। और और भी जैसे कि हाल ही में ये जो कुश्ती वाला जो आरोप आया है, उससे कुछ महीने या कुछ सप्ताह पहले ही 3 महीने पहले ये पहले बार आरोप आया था। एक जो इंटरनेशनल ओलंपियन भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं, संदीप सिंह, जो हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं मेरे ख्याल से। वहाँ भी जो है इस तरह के कंप्लेंट्स आए थे, मतलब खिलाड़ियों के। और ऐसा नहीं है कि क्रिकेट वगैरह में ये नहीं आया है। एक मुंबई के ऑफ स्पिन गेंदबाज थे और कोच रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट के, रोमेश पवार, वहाँ भी एक कंप्लेन आया था। अब उसका आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं, ऑफ कोर्स कोई जांच हुई होगी। तो जैसा शारदा बता रही थी कि एक पेट्रोनेज सिस्टम जो है वो बना हुआ है, वो प्रिय रंजन दास मुंशी हो फुटबॉल फेडरेशन के, यशवंत सिन्हा हो टेनिस फेडरेशन के। तो एक मेरे ख्याल से शुरुआत के दशकों में पीएसयू जॉब्स वगैरह और सरकारी समर्थन के अलावा एक फंड रेजिंग क्लाउड भी था कि पॉलिटिशियंस का, जिससे पॉलिटिशियंस को, जैसा शारदा बता रही थी, एक विजिबिलिटी मिलती थी और सोशल कैपिटल क्रिएट होता था। खेल से वैसे ही लोग और प्रेम करते हैं खेलों से। तो एक वो भी था। देखिए मुझे याद है जब हमने जनवरी में इसमें बात की थी तो ये बात आई थी कि कुश्ती खास तौर से, एक तो उसका पारंपरिक पद चिन्ह भी हैं हिंदुस्तान में, और दूसरा वहाँ वो गुरु शिष्य वाला थोड़ा ज़्यादा जोर रहता है अखाड़ों में, और अखाड़े लंबे समय से चलते भी आ रहे हैं। लेकिन अगर उनकी आड़ में हो रहा है तो मुझे याद है मैंने कहा कि ये तो तोड़ देना चाहिए, काहे के गुरुजी जब ये सब चल रहा है पीछे से। तो लेकिन एक चीज़ और कि जो कल बयान आए जिसमें विनेश फोगाट थी और भी कई पहलवान थे टीवी पे, कई चैनलों पे, उन्होंने कहा कि देखिए पिछले 10-12 साल में आप मतलब सैकड़ों लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है और ये पूरा सिस्टम इन्होंने एक तरह से बना रखा है। तो मैं, शारदा आप बता सकें या आनंद अगर उस पर कुछ बता सकें, क्योंकि मैं जैसे मेरे जैसा व्यक्ति जो खेलों में ज़्यादा रुचि नहीं लेता और जब तक कुछ बड़ा ना हो तब तक खेल पर उसकी नज़र भी नहीं जाती, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना लंबे समय तक ये सब चलता रहा, अगर ये आरोप सही माने जाए। और जो मी टू मूवमेंट के बाद खासतौर से कम चेतना आई है कि अगर लड़कियां कह रही हैं हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो आपको उन पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस मामले को अगर देखिए, ये इतने लंबे समय तक चलता रहा, लोग साथ देते रहे, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनके साथ रेट्रीब्यूशन कदम भी उठाए गए। तो इस पर किसी ने चूनी उठाई, तो ये तो हमारे खेलों की बहुत बुरी स्थिति है। मैं आपसे आखिरी टिप्पणी चाह रहा था शारदा, क्योंकि समय कम है, आपको जाना है। तो एक तो इसकी आप क्या परिणति देख रही हैं, अभी क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया है, लेकिन फिलहाल चुनाव में तो मुझे कुछ होता दिख नहीं रहा। आप अगर कुछ जानकारी दे पाएं। इसके आगे जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर क्रिमिनल चार्ज, उन्होंने कहा नहीं एफआईआर होना चाहिए, पर उसके बाद जो प्रोसीजर है होपफुली वो चलेगा और चार्ज लगेगा। क्या अगर चार्ज लगा तो क्या ब्रिजभूषण कोर्ट आएंगे, किसको पता। लेकिन जो आप मी टू के बारे में कह रहे थे, मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि मी टू की जो जैसे तूफान आया था, उसके बाद अगर आप देखें कि ज्यादातर जो मर्द जिनको अक्यूज किया गया, उन्होंने तो अपनी जिंदगी कंटिन्यू कर ली। उनको जो भी करना था वो आप देखते बीसीसीआई के सीईओ का भी हुआ था केस, और उन्होंने उसको क्लीन चिट तो बहुत जल्दी मिल जाती है।
तो ये कंप्लेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि जो इतने सालों से नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कंप्लेंट करते हैं उन पे जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, उनके करियर खत्म किए जाते हैं। आप खेल में देखिए या आप मनोरंजन की दुनिया में देखिए या कॉर्पोरेट में देखिए, तो मी टू एक जैसे भूचाल आया था, लेकिन जैसे वापस अब सब सेटल हो गया है। लेकिन ये जो खिलाड़ियों ने अब जिस बात को किया है, आप देखिए जो भी एथलीट्स कमीशन जो कहते हैं ना कि खिलाड़ियों के लिए हमने बनाया है, आपने तो उसको पूरा फिक्स करके बनाया है। आपने खिलाड़ियों को इलेक्शन करने नहीं दिया कि आप खिलाड़ियों की तरफ से कौन बोलेगा। तो खिलाड़ियों की तरफ से बोलने वाले ऐसी संस्थाओं में, रेसलिंग फेडरेशन में है या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, उन्हें उनका वैसे स्टूज जिसको कहते हैं स्टूज ही अपॉइंट कर देते हैं। तो खिलाड़ियों के जो उनके खुद के जो होते हैं राइट्स या जो कंप्लेंट कर सकते हैं, वो जानते कंप्लेंट करेंगे तो उनका करियर भी खत्म हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से किसी ने ज्यादा कुछ कहा नहीं। इस किस्से जो पहली बार हुआ है, तो इसका कैसा इसका क्या अंजाम होगा, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मैं देख रही हूँ एवरी डे, पीटी उषा का आपने बयान पढ़ा, बहुत ही अफसोस हुआ पढ़ के। तो अब ये देखिए कि जब खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं, तो अब देखिए वो क्या किस चीज में बदल जाते हैं, किस व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे टर्न इनटू। तो यही है कि एथलीट का जो पावर है वो कम रखते हैं हमारे खेल में, दबा के रखते हैं हमारे खेल में, क्योंकि क्यों फिर एथलीट को ऑफिशियल को एथलीट ही चैलेंज कर सकता है। करंट एथलीट जो लोग जानते हैं सोशल मीडिया में, जिनके कुछ जो नाम है, उसका होगा क्या, मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग से मैं काफी हैरान हूं कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं फॉलो करूंगी एवरीडे। जी, तो आपको शायद जाना है शारदा, तो जाने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए अगर आपका कोई रिकमेंडेशन हो। हाँ, अच्छा हुआ आपने मुझे पहले कहा कि मैं रेकमेंड करूं कुछ, क्योंकि मैं हैरस वो हो जाती हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं काफी बढ़िया किताब पढ़ रही थी, जो आपको मिलेगी अमेज़न में ई बुक। या आपने जो देखा कि जब अहमदाबाद में टेस्ट मैच हुआ था, तो सबने कहा था कि 75 साल हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडशिप के। 75 साल नहीं, 87 ईयर्स हुए हैं, नवंबर में होंगे 87 ईयर्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट दोस्ती। क्योंकि 1935 और 1936 में एक टूर आया था, प्राइवेट टूर आया था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का, तो उसकी किताब पढ़ रही हूँ मैं। मीगन पॉन्सफर्ड है राइटर का नाम। उन्होंने लिखा है कि और वो ये जो सब राजा थे, उन्होंने सब महाराजा पटियाला उन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो बहुत ही दिलचस्प किताब है, आपको 1935 1936 का भारत दिखाई देता है उसमें। नाम क्या है किताब का? किताब का नाम है द हैज बीन्स एंड द नेवर विल बीज। तो जब ऑस्ट्रेलिया छोड़ के गई थी वो टीम 1935 में, वो ऑफिशियल टीम नहीं थी, इसलिए कहा था नहीं एक पता नहीं ऐसी कुछ टीम है, लेकिन बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट है उसका। सारी चीजें हैं, किससे मिले किससे नहीं मिले, मेन्यू क्या खाया उन्होंने, और जो सारे प्लेयर्स थे उन्होंने अपने घर चिट्ठियां लिखी कि क्या देखा उन्होंने। तो बहुत बहुत ही दिलचस्प किताब है, अवेलेबल है अमेज़न पे, ई बुक भी है। The has beens and the never will be's by Megan Ponsford। जी, धन्यवाद शारदा हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चर्चा में वीडियो का हिस्सा केवल यहीं तक रहेगा। आगे की पॉडकास्ट आप हम किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म या हमारी वेबसाइट पर जाकर सुन सकते हैं, जो ऑडियो फॉर्मेट में वहाँ उपलब्ध रहेगी।